चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है तो इसमें 2 एक्सरसाइज पर दूसरा वाला कट है तो पहला वाला एक ही पढ़ना है, पर इसमें बेसिक बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां देखिए प्रोबेबिलिटी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने ये तो पढ़ा था 10th में और 11th में भी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे उस प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ तो आगे एक्स्ट्रा है, अलग है। अगर प्रोबेबिलिटी में हम देखें तो कुछ बेसिक्स थे जो आपने 10th में 11th में पढ़े थे। जैसे अगर हम फर्स्ट बोलें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था? एनी एक्शन इन विच all the possible results are known in advance, but none of them can be predicted. Is called random experiment. Example: tossing coin, throwing dice, etc. जैसे देखिए, अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो कॉइन टॉस करने में आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ देखिए, एनी एक्शन इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। मतलब आपको पहले से, एडवांस मतलब पहले से पता है कि कौन सा आउटकम आने वाला, कौन सा रिजल्ट आएगा, लेकिन पूरा का पूरा मालूम रहता है कि इसमें से ही कोई आएगा, लेकिन नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड, पर उसमें से फिक्स कौन सा आएगा वो आपको मालूम नहीं है। जैसे आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपको मालूम है कि हेड या टेल में से ही कोई आएगा, पर एग्जैक्टली हेड आएगा कि एग्जैक्टली टेल आएगा ये आपको मालूम नहीं है। तो ऑल आउटकम मालूम है कि हेड और टेल में से ही कोई आएगा, पर एग्जैक्ट कौन सा आएगा वो आपको मालूम नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाइस थ्रू कर रहे हो, आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 इसी नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, तो ऑल आउटकम मालूम है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कौन सा नंबर आएगा वो आपको मालूम नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, उन आउटकम्स को जब हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ all the outcomes of any random experiment is called sample space। तो उसका सेट जो आपने
आउटकम्स जो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स है उसको जब सेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. इट इज denoted by कैपिटल S और ओमेगा. कैपिटल S या फिर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके जब कैपिटल S या ओमेगा, जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल throwing a dice, देन सैंपल स्पेस. एक डाइस आप थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस कैपिटल S इक्वल टू, अब सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ध्यान रखना है क्योंकि ये सेट है, द सेट ऑफ, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है क्या 1 2 3 4 5 6. ये आपका हो गया सैंपल स्पेस. और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको क्या बोलेंगे NS. NS मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है तो कितना हो गया 6. उसके बाद आता है नेक्स्ट इवेंट. इवेंट जो होता है ना वो हमेशा सैंपल स्पेस से निकाला जाता है. Event is the subset of sample space. An event is a subset of any sample space. कोई भी सैंपल स्पेस है उसका जो सबसेट होता है उसको बोलते हैं इवेंट. सबसेट का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट S है इसी में से कोई पार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं इवेंट. एग्जाम्पल में आप ले सकते हो. एग्जाम्पल throwing a dice to get even number. आप डाइस थ्रो कर रहे हो और इवन नंबर आपको मिलेगा तो फिर इवेंट को अगर हम मान लो A से रिप्रेजेंट कर दें, ध्यान रखो ये इवेंट जो है इसको कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना है. जैसे ABC ... यहाँ पे बोल सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC ... यहाँ ऐड कर लीजिए जरा स्पेस के बाद. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ... मतलब कि A से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं. यहाँ पे S को छोड़ देंगे क्योंकि S सैंपल स्पेस के लिए है. तो इवेंट A इक्वल टू क्या है इवन नंबर. इवन नंबर क्या होगा इसी में से लेना है. देखो इसी सैंपल स्पेस में निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 4 6. ये हो गया इवेंट. अब इसमें हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है. प्रोबेबिलिटी ये जो आपका इवेंट है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, मतलब पूरे सैंपल स्पेस में से क्या इवेंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. इफ एन इवेंट A is defined over sample spaces then the probability of event A is given by PA equal to NA upon NS. A है probability of an event A which is probability of an event A. कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. अब इसमें ये तो इतना बेसिक मैंने आपको डिस्कस कर दिया. अब न्यू चीज जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है अब मैं उस पे आ जाता हूं और वो है रैंडम वेरिएबल.
रैंडम वेरिएबल आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि रैंडम वेरिएबल है क्या। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है रैंडम वेरिएबल। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके उसने समझाया, आप जरा पढ़ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके, लेकिन यहाँ देखेंगे जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे उसने 3 एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप ये तीनों एग्जांपल्स जो है पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा रैंडम वेरिएबल होता है। एक एग्जांपल मैं आपको रैंडम वेरिएबल का समझाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए आपको बोला जाए अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन जो है वो 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो आप ये तो 10th में पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, तो सैंपल स्पेस आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ध्यान रखिए। 1 टाइम है तो HT, H, 2 टाइम्स है तो HH, ST, TS, TT, ऐसा 4 होता है। और यहाँ पे 3 टाइम्स है तो होता है HHH, HST, STH, STT, THH, THT, TTH, TTT। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें NS कितना हो गया? NS इक्वल टू 8। NS इक्वल टू 8। अब देखिए, मैं रैंडम वेरिएबल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस तो आप ऐसे फाइंड करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहेगा तो उसमें इवेंट दिया रहेगा। अब इसमें रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जैसे अगर बोला जाए x इक्वल टू गेटिंग हेड, x इक्वल टू, x क्या हो गया? देखिए वेरिएबल हो गया, x वेरिएबल इक्वल टू गेटिंग हेड। मतलब अगर आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। तो हेड आपको कितना मिल सकता है? देखिए, हेड हो सकता है कि आपने जब टॉस किया तो उसमें तीनों में टी आ गया। ध्यान से समझना जरा, रैंडम वेरिएबल आपने क्या किया, जब टॉस किया तो फर्स्ट टाइम टॉस किया तो भी टी आया, सेकंड टाइम टॉस किया तो भी टी आया, थर्ड टाइम टॉस किया तो भी टी आया, मतलब टी आ गया। तो कितना हेड आपको मिला? एक भी हेड नहीं मिला, नो हेड, मतलब 0 हेड। या ऐसा हो सकता है कि आपको एक तो ये हो गया कि एक भी हेड नहीं मिला, मतलब एक भी हेड नहीं मिला, मतलब कितना हो गया? 0। दूसरा ये हो सकता है कि आपको 1 हेड मिले। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको ये वाला मिल रहा है तो भी 1 हेड है, ये वाला मिला तो भी 1 हेड है, और ये वाला मिला तो भी 1 हेड, बराबर। अगर आपको पहले पे हेड मिला, दूसरे बाकी 2 पे टेल मिला, या पहले और तीसरे पे टेल मिला, बीच में हेड मिला, या पहले दूसरे पे टेल मिला, तीसरे पे हेड मिला, तो ये 3 केसेज ऐसे हैं जब आपको जाकर के 1 हेड मिल रहा है। तो इसका मतलब 0 हेड मिल सकता है, 1 हेड मिल सकता है। या फिर अगर ये 3 केस है, ये 3 केस में जो है आपको 2 हेड्स मिल रहे हैं। देखिए 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, यहाँ पे 2 हेड्स मिल रहे हैं। तो कितने हेड मिल गए? 2 हेड्स। या फिर एक लास्ट ऐसा है, ये वाला ऐसा है कि आपको तीनों के तीनों हेड मिल गए, मतलब पहला लिया तो भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, 3 हेड। और कुछ आ सकता है इसमें? नहीं ना। x का वैल्यू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। मतलब अगर आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो और आपको ये पता करना है कि हेड्स कितने मिलेंगे, तो हेड्स 0 मिल सकता है,
1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। ये जो 0 1 2 3 आया है इसको बोला जाता है, इसी को बोलेंगे हम रैंडम वेरिएबल। इसी 0 1 2 3 को क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल को जरा हम डिफाइन कर देते हैं। रैंडम वेरिएबल, a random variable is a real valued function, मतलब वैल्यू कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। डिफाइंड ऑन द sample space. A random variable is a real valued function defined on the sample space of a random experiment. Of a random experiment is called रैंडम। जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही बोल दिया है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो सैंपल स्पेस से ये रैंडम वेरिएबल डिफाइंड होते हैं। अब इसमें रैंडम वेरिएबल में आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे देखिए, x such that s to r, मतलब सैंपल स्पेस टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन। x क्या है? तो रैंडम वेरिएबल है और ये सैंपल स्पेस से मिलता है। कैसा मिलता है? रियल वैल्यू मिलता है। तो ये रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिया, वहां पे 0 1 2 3, x इक्वल टू 0 1 2 3। ओके, अब रैंडम वेरिएबल कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम वेरिएबल दो टाइप का होता है। एक है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब ध्यान रखिए, जो रैंडम वेरिएबल रहता है इसको ऐसे r.v. ऐसा शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अ रैंडम वेरिएबल, a random variable is said to be discrete random variable। देखिए मैं शॉर्ट में लिख दिया रैंडम वेरिएबल, discrete random variable if the number of its possible values is finite or countably infinite। अब इसका क्या मतलब होता है? यहाँ देखिए दो चीज बोल रहा है कि मतलब जो रैंडम वेरिएबल जैसे अभी हम यहाँ पे निकाले थे, तो यहाँ आया था 0 1 2 3, तो फाइनाइट आया था। फाइनाइट मतलब इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन कभी कभी रैंडम वेरिएबल ऐसा रहता है जो इनफाइनाइट रहता है। तो वहां पे अगर रैंडम वेरिएबल आपका इनफाइनाइट आ रहा है पर काउंटेबली, मतलब वो काउंटेबल होना चाहिए। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काउंटेबल। अगर कोई भी
रैंडम वेरिएबल काउंटेबल है। काउंटेबल रैंडम वेरिएबल आप जानते हैं 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो ऐसा जंपिंग होता है, 1 और 2 के बीच का नंबर नहीं आया काउंटिंग में। तो ये अगर काउंटेबल है तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे अब इसमें अगर एग्जांपल में ले, ओके, एग्जाम्पल में जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल कोई भी x इक्वल टू हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या फिर x इक्वल टू 0 1 2 3। अब ये काउंटेबल है, एक ऐसा है ये जो फाइनाइट है, और एक ऐसा है काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों बोले जाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे भी काउंट किया जा रहा है 0 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो गया। अब ये जैसे आप बोलोगे ए वाला एग्जांपल कोई एक दीजिए जिसमें इनफाइनाइट आ रहा है। ओके, तो वहां पे जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड में आपको पास होना है। तो x इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स टू पासिंग द स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर टू पासिंग द स्टूडेंट, मतलब कितने साल में वो स्टूडेंट पास हो सकता है। ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए कि एक रैंडम वेरिएबल x है और वहां पे हो गया कि आपको हर साल एग्जाम देना है, 12th का एग्जाम हर साल देना है, हर साल मार्च में आपको देना है। चलो अब की बार तो लेट हो रहा है। तो वहां पर अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि एक स्टूडेंट कितनी बार में एग्जाम को क्रैक कर सकता है, 12th के एग्जाम को पास कर सकता है, तो आप बोलोगे कोई स्टूडेंट एक बार में पास कर सकता है, 2 बार में कर सकता है, 3 बार में कर सकता है, 4 बार में, 5 बार में। क्या आप लास्ट वाला बता सकते हो कितनी बार में पास कर सकते हैं? लास्ट नंबर हम नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट। यहाँ डॉट 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 लिख दिया, आगे का नंबर नहीं पता कहाँ पे जाकर के वो पास हो जाएगा। कोई 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में, अप टू इनफाइनाइट। अब बोलोगे इनफाइनाइट बार कैसे, हो तो मर जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब ही होता है कि जो नंबर हमें लास्ट वाला पता नहीं है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट है। तो ये आपका हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जहां पे वो काउंटेबल हो सकता है और दोनों काउंटेबल है, लेकिन फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है, पर दोनों काउंटेबल है। तो काउंटेबल वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है सेकेंड, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है? अ रैंडम वेरिएबल is said to be continuous random variable if the possible values of this random variable form an interval of real numbers, मतलब ये कैसा रहता है, ये इसमें रियल नंबर्स रहेंगे। ध्यान रखना है, इसमें कैसा था, ये इंटीजर फॉर्म में, या आप बोल सकते हो होल नंबर फॉर्म में। काउंटेबल है मतलब होल नंबर फॉर्म में। एक ऐसा रहेगा, ये रियल नंबर फॉर्म में रहेगा, मतलब जो बीच के नंबर जैसे 0 और 1 के बीच के नंबर, 1 और 2 के बीच के नंबर यहाँ नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें वो सब रहेगा, वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और आगे लिख लीजिए, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल
हैज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, हैज, अब देखो अनकाउंटेबल मतलब एक इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी होता है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज। तो इसकी जो वैल्यूज रहती है वो कैसी रहती हैं? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। इसका कैसा था? दो तरीका था। एक पहले तो एक काउंटेबल है, और काउंटेबल में वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, और इसमें फिक्स है इनफाइनाइट रहेगा और अनकाउंटेबल है। और इसको सबसे सही तरीका समझने का है, अगर आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को समझना है तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को हमेशा मेजर करते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज एनी यूनिट। ये देखो, कभी कोई चीज काउंट करते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन यहां पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कुछ ना कुछ यूनिट रहेगा, क्योंकि इसको मेजर करते हैं, बिकॉज इट इज अ मेजरमेंट। एक ऐसा है मेजरमेंट, इसको मेजर करते हैं। जैसे अभी मान लो आपको बोला जाए एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट जो है वो बढ़ रही है, तो वो हाइट कितनी तक बढ़ सकती है? हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, वो हाइट कहां तक जा सकता है? अभी हाइट कितना होगा? अब हाइट के लिए तो ये बोल नहीं सकते 1 मीटर के बाद फिर 2 मीटर का हो जाएगा, ऐसा 1 के बाद डायरेक्ट 2 मीटर तो होगा नहीं। हाँ? तो वो कैसा है, जैसे अभी मान लो ये टाइम पे अगर वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर से अब वो उसकी हाइट आगे चल के कहां तक बढ़ जाएगी? तो 1 मीटर टू इनफाइनाइट। यहां एक इंटरवल हो रहा है ऐसे 1 टू इनफाइनाइट, मतलब ये रियल वैल्यू लिया जा रहा है 1 टू इनफाइनाइट। बीच के सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ये काउंटेबल नहीं है, ये मेजरमेंट है, क्योंकि हाइट को मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये आपका मेजरमेंट हो गया। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब ये जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसके थ्रू ही हमें फाइंड करना है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका रैंडम वेरिएबल का दो टाइप है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जो कि काउंटेबल है, इस पे डिपेंड आपका एक्सरसाइज है 7.1, और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इससे रिलेटेड है आपका 7.2। तो ये अभी 7.2 आपको पढ़ना नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज नहीं है। यूज हमारा कौन सा यहाँ पे आ रहा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब देखिए, शॉर्ट में लिख दिया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल D.R.V। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब जो काउंटेबल है, उसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करें? अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमें मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि कैसे अगर आपका कोई भी रैंडम वेरिएबल है तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, तब हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, अभी मैंने बोला था, यहाँ पे समझाया था, ये एग्जांपल फिर से लेता हूँ कि अगर समझना ध्यान से, यहाँ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो S इक्वल टू ये 8 हो गया। अब इसमें इसको थोड़ा, जो मैं 0 1 2 3 लिखा था ना, इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका वेरिएबल हो गया,
फिर यहाँ दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अभी देखिए इसमें जैसे इसमें आ गया पहला जीरो हेड, तो जीरो हेड वाला इसमें कौन सा इवेंट है देख लीजिए। क्या मैंने क्वेश्चन क्या था, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड गेटिंग हेड, एक्स मीन्स गेटिंग हेड गेट, हमें पता क्या हेड चाहिए तो अगर हम एक भी जीरो हेड मतलब एक भी हेड नहीं पा रहे हैं तो कौन सा केस हो सकता है, टी टी टी, यहाँ हो गया टी टी टी। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ 1, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, ए टोटल एनएस कितना है, एनएस इक्वल टू 8 है, और इवेंट कितना है 1 है, तो एनएस इक्वल टू ए, समझो अगर ए है तो एनए 1 हो गया, एनएस इक्वल टू पता नहीं फॉर्मूला, एनएस इक्वल टू एनए अपॉन प्रोबेबिलिटी पीए इक्वल टू एनए अपॉन एनएस। एनए कितना हो गया 1 और एनएस कितना हो गया 8, तो इसका मतलब जीरो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8। चलिए अब 1 हेड का लेते हैं। अब 1 हेड में कौन कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है अपना एस टी टी, दूसरा एस टी टी हो गया, और टी एच, और नहीं इसमें तो 2 हेड है, टी एस टी और टी टी एच। तो कितने हो गए टोटल देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/8। अब आते हैं नेक्स्ट पे 2 हेड्स। अब 2 हेड्स में देखते हैं क्या कौन कौन सा मिलेगा 2 हेड्स में, एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच, एच एस टी, एच टी एच, टी एच एच। तो कितने हो गए इसमें भी 3, तो हो गया 3/8। और लास्ट है 3 हेड्स, तो 3 हेड्स में कौन आ रहा है देखिए एच एच एच, 3 हेड्स में आ गया एच एच एच, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। तो ये जो आपने रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया ना, इस यहाँ माइनस नहीं है 1/8, ये प्रोबेबिलिटी को जब हम इस फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे px, x में 0 1 2 3, तो ये 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है 1/8, 1 के लिए कितना है 3/8, और 2 के लिए कितना है 3/8, और 3 के लिए कितना है 1/8। ये जो प्रोबेबिलिटी, यही जो आपने फाइंड किया इसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/8, 1 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8, 2 हेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8, और 3 हेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/8। और इसमें एक चीज अगर आप, ये 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये जो प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी रहता है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू PA इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो हमेशा 0, मिनिमम 0 रहेगी, मैक्सिमम 1 रहेगी, या 0 और 1 के बीच में रहेगी, इसलिए कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज 0 और ग्रेटर देन 0, और 1 से ग्रेटर भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिए, नहीं तो आप बोलो ग्रेटर देन 0 मतलब इनफाइनाइट, नहीं, 0 और 1 के बीच, या फिर 0 और 1। फिर और एक खास बात और होती है कि कभी भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप फाइंड करते हैं, अगर इसको प्लस करेंगे तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये भी ध्यान रखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी
ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे अभी मैं ये जितना भी आया ना 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, इसको अगर मैं प्लस करूं, यहाँ देखिए प्लस करके दिखाता हूं तो 1 आएगा। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। तो देखिए ये बेस सेम है तो आएगा 1 + 3 + 3 + 1, 1 + 3 + 3 + 1। अब आप देखो इसको पूरा प्लस करो तो 8/8 और कितना आया 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। तो इसको लिख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी distribution the probability distribution of a discrete, ध्यान रखिए discrete होना चाहिए, discrete random variable x is defined by p x equal to xi। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, p x equal to xi। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x। अब एक दो चीजें और हमें पढ़नी है यहाँ पे, जैसे हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये दो चीजें और हमें पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, उसको हम लोग जिसको PMF बोलते हैं, और कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। तो ये दोनों जरा मैं आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ, आप पढ़ के रखिएगा नेक्स्ट टाइम। तो इस पे हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये पढ़ने जा रहे हैं अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF। तो समटाइम्स द प्रोबेबिलिटी PI ऑफ x टेकिंग द वैल्यूज xi इज अ फंक्शन ऑफ xi फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सच दैट फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे देखिए अभी आप यहाँ पे एक टेबल बनाए ना, ये जो आपने टेबल बनाया है ये x हो गया, px हो गया। तो अगर आप कभी ऐसा लिखते हो ना y = fx, तो ये मान लो हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो आप लिखते हो ना y = fx। मतलब क्या होता है कि ये y जो होता है ना वो x पे डिपेंड रहता है। ऐसे ही जो px है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, ये x की वैल्यू पे डिपेंड है। तो इनके बीच एक फंक्शन का रिलेशन हो गया। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो वही बोला है, समटाइम्स द प्रोबेबिलिटी PI of x taking the values xi is a function of xi for every possible values of x. Such a function is called probability। जो इस टाइप का रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल के बीच, वो रैंडम वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी के बीच जो फंक्शन एक रिलेशन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, उस फंक्शन को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उसको P.M.F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से फाइंड करते हैं। बराबर, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है, और नेक्स्ट एक है हमारा देखिए कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। तो CDF क्या है, द कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF इज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय f एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये देखिए ये आपका डिफाइंड होगा। तो जरा मैं इसको आपको समझाऊं, जैसे अगर आपको याद हो तो आप 10th में एक चैप्टर पढ़े थे, जिसमें आप लास्ट चैप्टर जो आप 10th में पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स में जो आपने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें अगर आपको याद हो तो आप उसमें
उसमें अगर आप देखते थे तो जैसे यहाँ पे कोई भी मान लीजिए नंबर्स ऐसे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, बराबर, ये इंटरवल हो गया। और इस इंटरवल में मान लीजिए कि कोई फ्रीक्वेंसी इसकी है, फ्रीक्वेंसी हो गई 1, 5, 10, या और ले लेता हूँ 30 to 40, मान लो 5, तो फिर या 6 हो गया। तो अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी को बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। लेकिन जब आप इसी का एक फाइंड करते थे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे तो कैसे फाइंड करते थे, पहला 1 ऐसे लिख दिया, फिर 1 में 5 प्लस किया 6, फिर 6 में 10 प्लस किया 16, फिर 16 में 6 प्लस किया 22। ये जो आप फाइंड करते हो ये लेस देन और ग्रेटर देन ऐसा करके, तो ये जो वैल्यू होती है इसी को यहाँ पे CDF बोला जाता है। इसलिए यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें डेफिनेशन में लिखेंगे तो fx इक्वल टू px इज लेस देन इक्वल टू x, px इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये अभी PMF और CDF इसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।